नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसलेशनल एंड स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371D पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल किससे डील करता है? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो इसमें बताए गए हैं। क्या क्या बातें हैं तो फटाफट देख लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और स्टेट ऑफ तेलंगाना। फर्स्ट क्लोज में थ्योरी में क्या है? द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर मेड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रोवाइड हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट of the state as a whole or equitable opportunities। इंपॉर्टेंट वर्ड आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इन द मैटर ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट प्रोविजंस मे बी मेड फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी मतलब ये है कि मान लो 4 भाई हैं जिसमें से एक कमजोर है, 3 मजबूत हैं, ठीक है। तो उस कमजोर को ऐसी छूट देना कि वो इन तीनों के बराबर में आ जाए। जैसे कि SC, OBC, ST जो कास्ट हैं इनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना ताकि इनके एजुकेशन, इनके इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो, अदर कास्ट के बराबर में ये आ जाए। तो उसको बोलते हैं जब ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ऐसे एरिया को भी और ऐसे लोगों को भी जो थोड़े से कम हैं, जो थोड़े नीचे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज। और इसमें आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए क्या स्पेशल दे रहे हैं, क्या रिजर्वेशन दे रहे हैं? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन के मामले में जो पीछे रह गए हैं भाई, जो एजुकेशन के मामले में, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो पीछे रह गए उनको कुछ प्रीफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में है, कुछ प्रीफरेंस दिया जा रहा है, कुछ स्पेशल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये बात बोली गई इसमें। उसके बाद है बी में, उसके बाद है सेकंड क्लोज में, एन ऑर्डर मेड अंडर क्लोज 1 मे इन पर्टिकुलर, ठीक है। ए में क्या है? रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन ए सिविल सर्विस ऑफ और एनी class or classes of civil post under the state into different local cadres for different parts of the state and allot in accordance with such principles and procedure as may be specified in the order the person holding such post to the local cadres so organized। देखो, स्टेट के लिए अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग नीड के अनुसार प्रोविजन दिया गया है। तो उसमें क्या ऑर्डर होगा, क्या क्या ऑर्डर होगा उसके बारे में है। तो ए में क्या बताया गया है? जो स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कुछ स्पेशल क्लासेस बनाएं अपने स्टेट के, जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें कुछ स्पेशल क्लासेस बनाएं जो पीछे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ स्पेशल क्लासेस बनाएं अपने स्टेट के सिविल सर्विसेज में। अब यहाँ पे स्पेशल क्लासेस से लेके मतलब क्या है? जो यहाँ पे बोल रहा है ना, क्लासेस और क्लासेस ऑफ पोस्ट। तो जो पोस्ट हैं उनके लिए मतलब उनमें स्पेशल प्रेफरेंस दें। जो पोस्ट हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनमें मान लो कोई जो भी पोस्ट है उनमें उन लोगों को प्रेफरेंस दे जो नीचे रह चुके हैं, जो मतलब पीछे हैं, उन कैटेगरी के लोग जिनको भाई आने का आगे मौका नहीं दिया जाता है, मौका मिलता नहीं है, तो उन लोगों को आगे लेके आए। क्योंकि मान लो वो एजुकेटेड भी नहीं है, तो उस एरिया में मान लो थोड़ा बहुत कोई एजुकेटेड है या उस एरिया में से या उन लोगों में से उनको उस पोस्ट के लिए प्रीफरेंस दें, ठीक है। ये बात बोल रहा है इसमें। सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे ना उन लोगों को, कौन लोग हैं, कौन एरिया में है, किस पोस्ट के लिए भाई उन लोगों को प्रीफरेंस दी जाए। तो वो चीज है, वो इसमें बताई गई है कि भाई जो भी सिविल सर्विस में जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें जो कोई पोस्ट है उसमें ऐसे लोगों को जो पीछे हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया है, उन लोगों को प्रेफरेंस दें। उसके बाद है बी, स्पेसिफाई एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, किसी पार्ट को या ज्यादा भी पार्ट हो सकते हैं, विच शैल बी रिगार्डेड एज द लोकल एरिया। तो यही है, सिंपल सी बात है। स्टेट के कुछ पार्ट को या कुछ ज्यादा पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके लोकल एरिया बोल के आइडेंटिफिकेशन दें उनके लिए जो बिल्कुल ही पीछे रह चुके हैं या पीछे हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वो एरिया जो मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, एजुकेशनली पीछे हैं, उन एरिया को, उन पार्ट को, या ज्यादा है तो ज्यादा पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको लोकल एरिया बोल के आइडेंटिफिकेशन दें, ठीक है। ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद 1 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन एनी लोकल कैडर वेदर ऑर्गेनाइज इन परस्यूरेंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर दिस आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूटेड अदरवाइज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना लोकल एरिया बनाने का, इसका रीजन क्या है भाई? क्यों बना रहे हैं लोकल एरिया? क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई उस एरिया को, पार्ट को ढूंढो, उस एरिया में कैसे लोग हैं, उनकी कंडीशन को देख के उसको लोकल एरिया आइडेंटिफिकेशन में डालें? तो वो क्यों कर रहे हैं? एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें भाई, वहां पे जो भी लोग हैं उनके लिए उनको थोड़ा बहुत उनमें किसी को सर्विस दे दे, ठीक है, ताकि वो एजुकेशनली वहां का कुछ एरिया सुधार हो, मतलब किसी को जॉब मिलेगी तो इकोनॉमिकली भी वहां पे
थोड़ा सा डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट मतलब ये है कि मान लो ऐसा होता है ना, 4 घर हैं तो 4 घर में एक सर्विस में, तो एक को देख के 2 और सोचते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ हो, ठीक है, हमें भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऐसे वहां पे, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मान लो उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए जो भी पोस्ट हैं, जो जो डिपार्टमेंट है, उनमें उन्हीं लोगों को सर्विस मिले, उन्हीं को रिक्रूट किया जाए। ऐसा नहीं कोई बाहर से आ रहा है, मतलब दूसरे पार्ट से आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। वहीं के लोकल एरिया के जो भी एरिया है, जो लोकल एरिया आइडेंटिफाई किया, उसी एरिया में से ही लोगों को वहां पे रिक्रूट किया जाए डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, लोकल जॉब्स के लिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है, आ रहा है कुछ समझ में? चलो ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, बेसिक भी पता होगा तो भी ठीक है। उसके बाद फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन एनी कैडर अंडर एनी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट्स एंड, वही जो मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट के लेके कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें जो लोकल एरिया है, वहां पे कोई डिपार्टमेंट है लोकल एरिया में जो उस एरिया को सुधार के लिए या किसी भी पर्पज के लिए बना है, चाहे वो नगर निगम हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ठीक है, वहां का पावर हाउस हो गया, तो वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहां पे उन पोस्टों पे जो लोकल एरिया में से ही वहां पे डायरेक्ट जो भी सीट रिजर्व्ड है, वहां पे उन लोकल एरिया में से ही जो लोगों को वहां पे नियुक्त किया जाए, रिक्रूट किया जाए, ये बात बोला जा रहा है इसमें। उसके बाद है थर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू एनी यूनिवर्सिटी विद इन द स्टेट और टू एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज सब्जेक्ट टू दी कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी बात आ गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेके हमने ऊपर पढ़ लिया कि भाई जो लोकल एरिया में से कुछ लोगों को, मतलब उनके भाई कोई भी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जो भी एजुकेशनल, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पावर हाउस है, या नगर निगम है, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में उस लोकल एरिया के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रेफरेंस दे, ठीक है, वहां पे वो लोग रिक्रूट किए जाएं डायरेक्ट। ये चीज हमने ऊपर थोड़ी सी पढ़ ली। अब यहाँ पे बात कर रहा है, ये चीज हमने पढ़ ली ऊपर कि भी लोकल एरिया करके डिफाइन किया हुआ है। दूसरा, उस लोकल एरिया के लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए या कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन में प्रेफरेंस देने के लिए लोकल एरिया बता रहे हैं। भाई वहां पे क्या होता है, जो भी वो इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो वहां पे सीट रिजर्व होती हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इन लोकल एरिया के जो थोड़े से बैकवर्ड है, जैसे SC ST के, OBC की, इनके लिए सीट रिजर्व होती है कि भाई इस इतनी सीट रिजर्व है, इतनी पोस्ट इतने के लिए। फिर वो अलग चीज है, भाई वहां पे एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है उन पोस्ट के लिए, वो चीज अलग है, वो यहाँ पे हम बात नहीं करने वाले। तो इसमें तो यही बोल रहा है, सिंपल सी ये बात है, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो कॉलेज हैं वहां पे कुछ सीट रिजर्व होती हैं, वो उन लोकल एरियाज में जो मतलब डिफाइन कर रहे हैं ना भाई, थोड़े बैकवर्ड हैं एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, तो जो जिनको लोकल एरिया करके डिफाइन करने हैं, तो उनके लिए वो सीट रिजर्व है, उनको प्रीफरेंस दी जाती है। उसके बाद है C, स्पेसिफाई द एक्सटेंट टू विच the manner in which and the condition subject to which preference or reservation shall be given or made। इसमें ये रूल्स बता रहा है कि भाई जो कंडीशन क्या है, किन कंडीशंस के ऊपर भाई जो ये लोकल एरिया करके जो आप डिफाइन कर रहे हो, इनको भाई जॉब्स में छूट देंगे, ठीक है, कॉलेज में जो सीट है एडमिशन के लिए उसमें छूट दे रहे हैं, तो उसको लेके यहाँ पे बताया गया। पहले में देखो, इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट to post in any such cadre referred to in subclause B as may be specified in this behalf in the ऑर्डर। भाई सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए कैसे क्या प्रोसीजर हो, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, इन द मैटर ऑफ एडमिशन टू एनी सच यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में मैटर भाई एडमिशन लेने के लिए, एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई और या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, रेफर टू इन सब क्लोज B एज मे बी स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ इन द ऑर्डर। यहाँ पे एडमिशन के लिए भी बोल रहा है कि स्पेशली प्रेसिडेंट के ऑर्डर में स्पेशली बताया जाता है कि क्या तरीका होना चाहिए लोकल एरिया की, जो ये भाई इनके लिए जो एडमिशन करवाना है भाई कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो सीट है वहाँ पे क्या क्या रूल्स होना चाहिए, क्या क्या स्पेशली क्या तरीका होना चाहिए, रेगुलेशन क्या होना चाहिए। इसमें एडमिशन को लेके बता रहा है कि स्पेशली प्रेसिडेंट के ऑर्डर में स्पेशली बताया जाता है कि क्या तरीका है लोकल एरिया के लोगों को चुनने का, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है। उसके बाद ये कंडीशन है, to or in favor of candidate who have resided or studied for any period specified in the order in the local area in respect of such cadre, university or other educational institution as the case may be। इसमें सिंपल सी बात है, जो रूल एंड रेगुलेशन क्या बताते हैं कि भाई एडमिशन लेना है किसी जो गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें एडमिशन लेना है, तो उस लोकल एरिया में अगर बच्चे ने 10th कर ली है, 12th पढ़ लिया है, तभी वहाँ की
यूनिवर्सिटी में उसको लोकल एरिया प्रेफरेंस मिलता है, लोकल एरिया प्रेफरेंस देके उसको एडमिशन मिलता है। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाया होगा कि वहां भाई 3 साल से वही रह रहे हैं तो वो लोकल एरिया में आते हैं, इस तरह का कुछ रूल्स बनाया होता है। तो उसके बाद थर्ड में द प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर, देखो ये यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रखे हैं इस आर्टिकल में, ये यहाँ पे सिर्फ इतने बता रहे हैं कि इस तरह के रूल्स पार्लियामेंट, भाई वो अलग बात है ना, यहाँ पे तो ये बता दिया कि उनके लिए ऐसे रूल्स बनाए होते हैं वहाँ के लोकल एरिया के लिए जो भी डिफाइन किया गया है। अब वो तो पार्लियामेंट के हाथ में है भाई, जो स्टेट असेंबली के हाथ में है भाई, लोकल एरिया के लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लॉ पास करवा के, वो तो भाई उस अपने लॉ में, अपने लॉ के हिसाब से जो स्टेट असेंबली में पास कराएंगे भाई क्या क्या इस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने जो पास किया है उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है थर्ड में, द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ पे अब ये लॉ में आगे हैं भैया, जस्टिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना टू एक्सरसाइज सच ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी विच इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, इंपॉर्टेंट है ध्यान देखना इस एक्ट का, वॉज एक्सरसाइजेबल बाई एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट और बाई एनी ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाई इन द ऑर्डर with respect to the following matters namely। ऊपर हमने पढ़ा एक तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए लोकल एरिया डिफाइन करके वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑर्डर बना के, भाई प्रेसिडेंट ने ऑर्डर बना दिया, ऑर्डर बना के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मीन्स क्या है, मतलब क्या है इसका कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ एज ए कोर्ट जाने के लिए, भाई जो ट्रिब्यूनल बना रहे हैं ना, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो जॉब्स हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम है उनको लेके कोर्ट जाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो जो ये यहाँ पे इसमें बात कर रहे हैं 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल राइट्स इन तेलंगाना एंड आंध्रा रीजन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये इसमें बताई गई काफ़ी डिटेल में है, ये अभी हम नहीं देखेंगे इस एक्ट में क्या है। और इस ट्रिब्यूनल, ये जो ट्रिब्यूनल बनाया ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, भाई जो भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें जो पोस्ट है उनमें जो भी प्रॉब्लम को लेके आप इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो इस ट्रिब्यूनल की मान लो जो भी स्टेटमेंट आई, मान लो आप कोई केस लेके गया, वहाँ का कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना केस लेके गया और वहाँ से जो भी जजमेंट आई उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, वो सीधा फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रोविजन दिया गया है। ये बात बोल रहा है इसमें। होप आपको इस थर्ड क्लोज का एक बेसिक्स आइडिया तो हुआ होगा क्या बोल रहा है। सिंपल सी बात यही बोल रहा है, जो हमने एजुकेशन को लेके और गवर्नमेंट जॉब्स को लेके जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे इसमें जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोल रहा है इसमें का मतलब यही है कि उस स्टेट के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनमें जो पोस्टें हैं उनको लेके कोई प्रॉब्लम है, किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया इसमें। अगर यहाँ पे भी उसको वही उसका जो भी जजमेंट आती है उसके केस की और उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रोविजन दिया गया, ना कि हाई कोर्ट में। उसके बाद है ए, अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट or promotion to such class or classes of post in any civil services in any civil service of the state, or to such class or classes of civil post under the state, or to such class or classes of post under the control of any local authority within the state as may be specified in the order। इसमें क्या बोल रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया भाई ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, वो ठीक है। पीछे हमने पढ़ा लोकल एरिया बना रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ रूल्स बता रहे हैं कैसे एंटर करना है गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशली, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन ट्रिब्यूनल में लेके जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट को लेके, अलॉटमेंट को लेके, प्रमोशन को लेके, ठीक है, जो भी पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज में उस स्टेट में, तो उसको लेके इन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद है बी, सीनियोरिटी of persons appointed, allotted or promoted to such class or classes of post in any civil service of the state, or to such class or classes of civil post under the state, or to such class or classes of post under the control of any local authority within the state as may be specified in the order। सीनियरिटी को लेके कोई मतलब भाई प्रमोशन को लेके कुछ दिक्कत है, जैसे कि भाई सीनियर पर्सन था उसका प्रमोशन नहीं हुआ, अपने से जो जूनियर है उसका प्रमोशन मिल गया, उसको प्रमोशन मिल गया, सीनियर को नहीं मिला, तो इस टाइप की कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट को लेके, तो तब भी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ये बात बोल रहा है इसमें बी क्लोज में। उसके बाद है सी, सच अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड, अलॉटेड
appointed or promoted to such class or classes of post in any civil services of the state or to such class or classes of civil post under the state or to such class or classes of post under the control of any local authority within the state as may be specified in the order। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। सर्विस कंडीशन को लेके अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मसला है, तो वो इस ट्रिब्यूनल में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हमने पीछे बात की ना, तो इसमें लेके जा सकते हैं अपना मामला, अपना जो भी मसला है सर्विस कंडीशन को लेके। उसके बाद है फोर्थ, एन ऑर्डर मेड अंडर क्लोज 3 में क्या है, ए में ऑथोराइज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टू रिसीव रिप्रेजेंटेशन फॉर द redress of grievances relating to any matter within the jurisdiction as the president may specify in the order and to make such orders thereon as the administrative tribunal deems fit। क्या बोल रहा है इसमें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसकी बात हो रही है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स मिले हैं लोकल डेफिनेशन वालों को, जो लोकल एरिया डिफाइन किया गया उनको, उनके सर्विस कंडीशन का ज्यूरिसडिक्शन इनके पास है, तो उन सब लोगों से रिप्रेजेंटेशन रिसीव करने का ऑथराइजेशन पावर मिल गया है किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, और उनके ग्रीवेंसेस को सोल्व करने का भी पावर किसके पास है, इसके पास। और इस ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे क्या, जो 4 क्लॉज है ना, ये इसमें स्पेसिफाई करेंगे जो भी कंप्लेंट रिसीव करेंगे, मतलब इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो भी कंप्लेंट्स आई हैं, जो रिसीव की हैं, उसको सोल्व करके ऑर्डर इशू करेंगे इस 4th क्लॉज के थ्रू। ये बात बोला जा रहा है इसमें। भैया सिंपल सी बात है, एक तो जो ये ट्रिब्यूनल है ये रिसीव करेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू एनी मैटर, कोई भी मैटर है विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, वो जो भी इसको भाई ज्यूरिसडिक्शन दी गई है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो स्पेसिफाई करी गई हैं इन द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में जो बताई गई है, एंड टू मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डीम्स फिट, और उसके हिसाब से जो भी इसको पावर दी गई है उसके हिसाब से जो भी इसके पास जो ये प्रॉब्लम रिसीव करेगा उसको वो सोल्व करके क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा। सोल्व करके क्या भाई, जो भी ऑर्डर होगा वो इशू करेगा, ठीक है, इस 4th क्लॉज के थ्रू। ये बात बोली जा रही है इसमें, सिंपल सी बात समझ में आई होगी। उसके बाद है बी, contain such provisions with respect to the power and authorities and procedure of the administrative tribunal to punish for contempt of itself as the president may deem necessary। यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी, इसकी पावर को लेके बताया जा रहा है कि जो भी इसकी अथॉरिटी है, इसका जो भी प्रोसीजर है काम करने का, क्या तरीके हैं, कोर्ट की जैसे काम करता है या कैसे करता है, ये सारी बातें इस ऑर्डर में डिफाइन किया जाता है। और दूसरा ये है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है को जो पावर दिया गया है कि भाई अगर गलती से कोई सही जजमेंट नहीं दे पाते हैं, ये जो भी इसमें लोग बैठे हैं, जो मेन हेड बैठा है, तो उसके लिए खुद को पनिश करने का पावर दिया गया है इस ट्रिब्यूनल में, इस ट्रिब्यूनल को, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि भैया तो ये अगर सही से कोई जजमेंट नहीं दे पाते हैं तो इनको खुद को पनिश करने का पावर भी दिया गया है। और दूसरा, इस ऑर्डर में जो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर इशू करते हैं इसमें बताया जाता है कि इसका ट्रिब्यूनल का क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, कैसे काम करेगा, कोर्ट की तरह करेगा, कैसे करेगा, वो सारी बातें लिखी होती हैं ऑर्डर में। उसके बाद है सी क्लोज, प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ सच क्लासेस ऑफ प्रोसीडिंग्स बीइंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू मैटर विद इट्स jurisdiction and pending before any court other than the Supreme Court or tribunal or other authority immediately before the commencement of such order as may be specified in the order। सिंपल सी बात है कि भैया जो ये डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो इस हमने पीछे पढ़ा ना भाई, ये अपने मसले इस ट्रिब्यूनल में लेके जा सकते हैं, लेकिन जब ये ट्रिब्यूनल नहीं था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये नहीं था, नहीं बना था, उससे पहले इन एम्प्लॉयज के, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो भी केस थे भाई, कोई सिविल कोर्ट में पड़ा है, सेशन कोर्ट में पड़ा है, ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट में, ठीक है, या हाई कोर्ट में होंगे उनके केसेस, या सुप्रीम कोर्ट में होंगे, जितने भी सबके अपने केसेस थे जिस एरिया के हिसाब से, तो उनका क्या होगा, वो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो उनके सारे मैटर जो भी केसेस हैं वो इस ट्रिब्यूनल के पास आ जाएंगे, ठीक है, इस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर ये ट्रिब्यूनल सोल्व करके उनको अपना फैसला सुना, ठीक है, ये बात बोल रहा है इसमें। सिंपल सी बात तो यही है। उसके बाद है डी, कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू फी एंड as to limitation evidence or for the application of any law for the time being in force subject to any exceptions or modification as the president may deem necessary। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट साहब को लेके है कि जो ये ऑर्डर इशू करते हैं
ठीक है, इस ट्रिब्यूनल के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए। तो अगर वो कुछ ठीक समझते हैं भाई उस टाइम पे जब इशू कर रहे हैं, वो अगर कुछ ठीक समझते हैं इन लॉज के लिए, भाई जो लॉ इज इन फोर्स हैं, वो लॉज कोई भी एक्सेप्शन उसमें भी कुछ चेंज करना है, एक्सेप्शंस हैं या कोई मॉडिफिकेशन करना है करके, वहाँ के केसेस के लिए फ़ी क्या होगी, ठीक है, कितना पैसा भरना होता है फीस के लिए, क्या केसेस के लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब प्रेसिडेंटल ऑर्डर में लिखा होगा क्लियर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी अगर वो मॉडिफिकेशन करते हैं भाई, वो ठीक समझते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर उनको कोई जो भी लॉ इन फोर्स है उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से अगर उन्होंने अपनी कोई बात उनको ठीक लगती है वो रखनी है। ठीक है, फीस कितनी होनी चाहिए केसेस को लेके, ठीक है, एविडेंस क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसको लेके वो सारी बातें वो किस में लिखी होंगी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा होगा क्लियर। ये बात बोल रहा है इसमें डी में। उसके बाद मॉडिफिकेशन को भी लेके, ठीक है, कोई अगर उनको प्रेसिडेंट साहब ठीक समझते तो वो भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ में, द ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फाइनली डिस्पोजिंग इन एनी केस शैल बिकम इफेक्टिव अपॉन इट्स कंफर्मेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज मेड विच एवर इज अर्लियर। इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसके पास कोई केस आया, उसने पूरा परखा, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात किया, फिर डिस्पोज ऑफ किया, जजमेंट इशू किया, भाई जजमेंट दे दिया उस केस को, जो भी पढ़ लिख के सारा कुछ कर के तहकीकात करके उसके ऊपर जजमेंट इशू किया, और उस जजमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म करेगी। पहली बात तो जब इफेक्टिव कब होगा, पहले वो स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म करेगी, उसका भी टाइम पीरियड होता है। देखो मैं बताता हूँ भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कंफर्मेशन मिलने के बाद वो इफेक्टिव होगा, और ऑर्डर के बाद 3 month कंप्लीट होते ही इफेक्टिव हो जाएगा। अगर इवन अदरवाइज भाई जैसे ऑर्डर हुआ उसके बाद 3 month के अंदर, 3 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, चाहे उसमें स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म करे या ना करे, 3 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर वैलिड हो जाएगा। ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद कंडीशन प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय स्पेशल order made in writing and for reason to be specified therein modify or annul any order of the administrative tribunal before it becomes effective, and in such a case the order of the administrative tribunal shall have effect only in such modification form or be of no effect as the case में बी। कुछ नहीं है, इस कंडीशन में क्या बोल दिया, मैंने आपको पीछे बताया ना कि भाई 3 month के अंदर अंदर वो वैलिड हो जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट उसको कंफर्म करे या ना करे। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आया कंफर्म हम करेंगे भाई या नहीं करेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का अपना भाई वो कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल नहीं करना चाहते, या तो कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें जो भी लिखा है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, ये सब रिटर्न में लिखित रूप में देना पड़ेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई हमें ये चेंज करना है, ये कैंसिल करना होगा। और ये सारे काम उनको कब करने होते हैं, जो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर ये सब करना पड़ता है। भाई ओके करना है, कैंसिल करना है या क्या करना है, ठीक है। अगर भाई कुछ मॉडिफाई करना है तो वो फिर वो दोबारा चला जाता है, और उसको भाई कुछ जो भी मॉडिफिकेशन के लिए जो भी मार्क किया है उसको अगर वो ठीक समझते हैं भाई वो ठीक है, तो वो करके भाई उनको वैलिड कर देते हैं, भाई पास करवाते हैं, उनके पास भेज देते हैं, वो ओके हो जाता है। अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई, इन्होंने ना तो कैंसिल किया या कोई भी एक्शन नहीं लिया या कुछ मॉडिफिकेशन के लिए कुछ नहीं भेजा, तो वो 3 महीने के बाद वो क्या है, वैलिड हो जाता है, ऑर्डर इफेक्टिव हो जाता है, मतलब ऑन ग्राउंड इफेक्टिव हो जाता है। मैंने आपको 3 महीने के बाद का बताया है। अगर 3 महीने के अंदर मान लो उन्होंने मॉडिफाई कर 3 महीने के बाद का बताया कि वो वैलिड हो जाए, भाई वो इफेक्टिव हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भाई मॉडिफिकेशन किया है, कैंसिल करना है तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। वो 3 महीने के अंदर अंदर जो टाइम दिया गया है, और अगर 3 महीने से ऊपर टाइम हो जाएगा तो फिर क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो वैसा का वैसा जैसा उन्होंने दिया है वो वैलिड हो जाएगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। ये बात बोली जा रही है। उसके बाद 6th, एवरी स्पेशल ऑर्डर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजो ऑफ क्लॉज 5 शैल बी लेड सो सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये क्लॉज 5 में हमने पढ़ा ना कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कुछ भाई उसमें चेंज करना है या कैंसिल करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ कर दिया तो वो ओके माना जाएगा, नहीं, वो 100% ओके नहीं माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, CM प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता है,
अपोजिशन के जो एमएलएज हैं वो भी आ जाएंगे। इसलिए ट्रिब्यूनल का कोई भी ऑर्डर कैंसिल करना है, मॉडिफाई करना है, ये गवर्नमेंट के ऊपर 100% नहीं है कि भाई सिर्फ वही कर सकती है, एक तरफा ना हो, इसलिए उसको स्टेट लेजिस्लेचर में प्रॉपर ले करवाएंगे दोनों हाउसेज में। अगर भाई दोनों हाउसेज हैं तो, अगर स्टेट असेंबली और काउंसिल दोनों हैं तो ठीक है, अगर एक है तो एक में जो भी, और वो भी अपोजिशन होनी चाहिए। जो भी चेंज करना है, जो भी भाई कैंसिल करना है या ओके करवाएंगे, तो वहाँ जो भी उसको करना है उसके ऊपर भाई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कैंसिल करना है, तो वो वहाँ से दोनों हाउसेज से ओके करवाएंगे। ये बात बोल रहा है इसमें। ऐसा नहीं कि भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सीएम है वही जो जिस पार्टी से बिलोंग करें, जो जीती, जो वहाँ पे बैठी है गवर्नमेंट में, सिर्फ वही कर देगी, ठीक है, ये बात बोल रहा है। दोनों हाउसेज से उसको ओके करवा के भाई जो भी एक्शन लेना है उस ऑर्डर के ऊपर, भाई जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है ना उसके ऊपर भाई मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, कैंसिल करना है, उसके ऊपर जो भी करना है, एक्शन लेना है, तो उसको दोनों हाउसेज से ओके करवाना होता है। उसके बाद है 7th, द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट शैल नॉट हैव एनी पावर्स ऑफ superintendence over the administrative tribunal and no court other than the Supreme Court or tribunal shall exercise any jurisdiction power or authority in respect to any other respect of any matter subject to the jurisdiction power or authority of or in relation to the administrative tribunal। इसमें सिंपल सी बात है कि भाई अगर जो भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कोई भी जजमेंट दिया किस मैटर को लेके, भाई किसी का केस था उसको लेके, तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, जिसने केस किया वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। वही प्रोविजन दिया गया, ठीक है। वो अपना जो भी मसला है फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ही लड़, ऐसा नहीं है कि भाई हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा। तो ये बात बोल रहा है इसमें, उसको जो भी अपील करनी है वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा, भाई ट्रिब्यूनल से ऊपर फिर सीधी सुप्रीम कोर्ट ही है, ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद 8th, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नॉट नेसेसरी, द प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर अबॉलिश द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये खत्म करने की बात कर रहा है, जो ये ट्रिब्यूनल बनाया था ना ऊपर इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, अगर उनको लगता है तो। बताऊंगा आगे, देखो, बाय द ऑर्डर अबॉलिश द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड मेक सच प्रोविजंस इन सच ऑर्डर एज ही मे डीम फिट फॉर द ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल इमीडिएटली बिफोर सच अबॉलिशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अबॉलिशन की बात आ गई तो अबॉलिशन की बात बता देता हूँ आपको। अगर प्रेसिडेंट को सेटिस्फिकेशन मिलता है, भाई वो सेटिस्फाई होते हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चल रहे हैं, जो भी लोकल कोर्ट है वो सही तरीके से चल रहे हैं, नॉर्मल कोर्ट डील कर सकते हैं अच्छे से, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अबॉलिश कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास जो भी केसेस हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो भी केसेस पड़े हैं, उनको जहां मर्जी वहां ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट में करें या किसी और कोर्ट में, ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद है 9th क्लोज, नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। काफी बड़ा आर्टिकल है। इसमें यह है कि ट्रिब्यूनल बनने से पहले, स्टेट बनने से पहले जो भी केसेस थे, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब जो भी स्टेप लिए गए थे, वो इस ट्रिब्यूनल के रूल्स के हिसाब से ना भी हों फिर भी वैलिड होते हैं। भाई जो ये ट्रिब्यूनल है इसके हिसाब से जो पहले के केसेस हैं, जो भी जजमेंट आई हुई हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए गए हैं, वो इस ट्रिब्यूनल के हिसाब से ना भी हों फिर भी वो वैलिड होते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल बाद में बना है, बाद में आया, ठीक है। उसके बाद ए में क्या है, नो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ एनी पर्सन। इसमें क्या है भाई, स्टेट गवर्नमेंट पहले भी अपॉइंटमेंट की होगी भाई किसी की, ठीक है, पोस्टिंग की होगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस ट्रिब्यूनल बनने से पहले वो सारे एक दिन में ही इनवैलिड नहीं हो जाएंगे। भाई नहीं, आपका इस तरीके से प्रमोशन हुआ है, इस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, इस तरह से आपकी पोस्टिंग हुई है, तो ऐसा नहीं कि भाई जब ट्रिब्यूनल बना वो अपने रूल लेके आए और वो सारे उनके जो भी जिस रूल के ऊपर जो भी इनका प्रमोशन, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट हुआ है वो सारे कैंसिल हो गए, इनवैलिड हो जाएंगे, इनके चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो पहले लग गए, लेकिन जो ये ट्रिब्यूनल के रूल्स हैं ये तो बाद में आए हैं। पहले जो रूल के हिसाब से जो बने हैं, जो भी प्रमोशन हुआ है, जिसका जो भी काम हुआ है, वो उन्हीं के हिसाब से चलेगा। बाद के जो केसेस आएंगे, जो ट्रिब्यूनल बनने के बाद जो भी केसेस आएंगे ट्रिब्यूनल के पास, वो ट्रिब्यूनल के रूल्स के हिसाब से चलेगा, ये बात बोल रहा है इसमें। इसके बाद फर्स्ट में क्या है, मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1956 ऑफ टू एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ और एनी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद एज इट एग्जिस्टेड बिफोर दैट डेट। और इसमें जो मैंने आपको ऊपर बात बताई वही है कि एक तो फर्स्ट
1 नवंबर 1956 को क्या है, फॉर्मेशन डे है आंध्र प्रदेश का, जो यहाँ पे बोल रहा है ना। और इस डेट से पहले जो भी प्रमोशन हुए, जो भी अपॉइंटमेंट हुए, किसी का ट्रांसफर किधर कोई अलग जगह पे पोस्टिंग हुई, तो वो सब भी वैलिड हैं। पहले मद्रास स्टेट होता था और स्टेट ऑफ हैदराबाद करके कुछ अलग होता था, ठीक है, ये अलग अलग थे प्रोविंस जिसको हम बोलते थे पहले, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टेट ऑफ हैदराबाद और मद्रास स्टेट से कुछ एरिया काट के दोनों से आंध्र प्रदेश को बनाया गया। और कब बनाया गया, 1 नवंबर 1956 को बना। उसके बाद है सेकंड में, मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 32nd एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1973 टू एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड। इसमें मेन बात यही है कि रूल्स बनने से पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुए वो वैलिड रहेंगे, वो वैलिड हैं उस डेट के रूल्स के हिसाब से, ठीक है, ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद है बी, नो एक्शन टेकन और थिंग डन बाय और बिफोर एनी पर्सन रेफर टू इन सब क्लोज ए शैल बी डीम्ड टू बी लीगल और void or ever to have become illegal or valid or void merely on the ground that the appointment, posting, promotion or transfer of such person was not made in accordance with any law then in force providing for any requirement as to residence within the state of Hyderabad or as the case may be within any part of the state of Andhra Pradesh in respect of such appointment, posting, promotion ऑफ ट्रांसफर। ये इतना थ्योरी पार्ट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भैया ये स्टेट बनने से पहले, आंध्र प्रदेश स्टेट बनने से पहले और ये जो रूल्स आने से पहले जिसका जहां प्रमोशन कर रखा था, जो भी वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो जहां काम कर रहा था, जिसकी अपॉइंटमेंट थी, कोई प्रमोशन या किसी का ट्रांसफर हुआ है किसी अलग अलग एरिया में, तो वो सारे इनवैलिड नहीं होंगे। ये बात बोल कि भाई वो किसी की अपॉइंटमेंट हुई वो इलीगल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो इनवैलिड नहीं होगी। या किसी का ट्रांसफर हुआ है या कोई किसी दूसरे उसमें एरिया में जाके काम कर रहा है, भाई उसकी पोस्टिंग कहीं और हुई है, तो वो सब इनवैलिड नहीं माने जाए। तो क्योंकि उस टाइम पे लोकल मीन्स क्या था, हैदराबाद स्टेट के अंदर और मद्रास स्टेट के अंदर उस टाइम पे जो भी रूल्स थे उन्हीं रूल्स के हिसाब से तो इनके अपॉइंटमेंट और प्रमोशन हो चुके थे, तो उसको अब छेड़ना नहीं है, ये बात बोली जा रही है इसमें। सिंपल सी बात समझ में आई। जो स्टेट बनने से पहले, रूल्स बनने से पहले, ये जो आंध्र प्रदेश के स्पेशल प्रोविजन बताए गए ना, इनके बनने से पहले, स्टेट बनने से पहले जिसका जहाँ भी जो भी प्रमोशन, ट्रांसफर, जो कुछ हुआ, जो भी जिन रूल के हिसाब से, उनको आज के टाइम में ये बनने के बाद भी छेड़ना नहीं है, ये बात बोल रहा है इसमें। के बाद है 10th clause, the provision of this article and of any order made by the president thereunder shall have effect notwithstanding anything in any other provision of this constitution or in any other law for the time being in force। एक बात बताता हूँ आपको, मद्रास में भी तेलुगु बोली जाती थी, हैदराबाद में भी तेलुगु बोली जाती थी कुछ एरिया में, ठीक है, लोग वहाँ भी बोलते थे, तो वो सब उनको कुछ एरिया मिला के क्या बना दिया, आंध्र प्रदेश में क्या है, तेलुगु बोली जाती है। अब आते हैं हम इस 10th में क्या बोला जा रहा है। देखो भाई सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल में जो भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भाई जाना चाहिए ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के जजमेंट के बाद, भाई अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में जाएंगे, जो हमने पीछे पढ़ा भी। लेकिन अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भाई कैट की बात हो रही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, वहाँ कोई और वहाँ लिखा है, बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली, बीच में हाई कोर्ट भी जाना चाहिए, उस तरह का कुछ भी कहीं भी लिखा है, तो वो लिखा है वो उन सब को छोड़ के, कहीं भी लिखा है उस सब को छोड़ के बस इस आंध्र प्रदेश के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। इस आर्टिकल में जो भी है वो वैलिड है, इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो ही वैलिड है। बाकी प्रोविजन जो भी इस मामले में है वो आंध्र प्रदेश स्टेट के ऊपर वैलिड नहीं है। तो सिंपल सी बात बताऊं, ये इतनी खिचड़ी जो मैंने आपको बताई है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आंध्र प्रदेश के स्टेट के मामले, काफ़ी आपने अगर पीछे आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कहीं पे, मान लो 1-2 आर्टिकल में था कि भाई अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, बीच में जो स्टेट का हाई कोर्ट है वहाँ पे भी जा सकते हैं, ऑप्शन दे रखा था। लेकिन आंध्र प्रदेश के मामले में क्या है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जजमेंट देगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं कहीं कोई और बात लिखी तो आप उसको मान के, नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बात बोल रहा है। अगर कहीं और जाओगे तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये बात बोल रहा है। सिंपल सी बात तो यही बोल रहा है, इसका मतलब यही है। तो यार आर्टिकल ये काफ़ी बड़ा था, बट कोई बात नहीं, अपन ने पूरा कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब करना।